हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी को समझ चुके हैं। ओके, उसके बाद अब आगे आते हैं फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक, आधुनिक अनुवांशिकी की नींव। ओके, तो आधुनिक अनुवांशिकी की नींव में सबसे पहले नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल का। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन काल जो है 1822 से 1884 ईस्वी तक रहा। ओके, उसके बाद आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सन 1865 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन नामक शहर में अगस्टीनियन ईसाइयों के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। ओके, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। ओके, वंशागति पर मेंडल की खोज का वर्णन एवं परिकल्पनाओं का 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में छपी। ओके, परंतु दुर्भाग्यवश 34 वर्षों तक वैज्ञानिकों का ध्यान इन पर नहीं गया और उसके बाद 1900 ईस्वी में हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज और जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमैक ने ग्रेगर जॉन मेंडल की खोजों को पुनः खोजा और सन 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रीज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उसे फ्लोरा में प्रकाशित किया। ओके, अब आप कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये फ्लोरा शब्द क्या है। हाँ, चल रहा होगा। तो फ्लोरा का मतलब होता है कि सामूहिक पौधों के जीवन को दिया गया नाम ही फ्लोरा कहलाता है। ओके, और मेंडल द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को कार्ल कॉरेंस ने अनुवांशिकी के नियम के रूप में प्रस्तुत किया। ओके, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने संकरण का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने कई अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करने का प्रयास किया। इससे जो है वो लोग भ्रमित हो गए, अतः उन साइंटिस्टों ने ना ही स्पष्ट निष्कर्ष निकाल पाए और ना ही स्पष्ट परिकल्पनाएं दे सके। ओके, उसके बाद मेंडल जो हैं उन्होंने के पौधे पर अध्ययन किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए और उनके सफल होने के बहुत से कारण हैं। आइए उन सबको बारी बारी से देखते हैं। ओके, तो मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया और बाकी जो मेंडल जी के पहले साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि वंशागति का पूरा अध्ययन एक ही बार में कर लें, इससे वो असफल रहे। ओके, और मेंडल जी जो थे वह एक बार में केवल एक अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। ओके, और मेंडल जी जो थे वह केवल अनुवांशिक रूप से शुद्ध पादपों का चयन किया, जिसकी पुष्टि जो है उन्होंने अगली पीढ़ी के पादपों के सेल्फ पॉलिनेशन परीक्षण द्वारा की। ओके, और मेंडल जी जो थे वह अपने प्रयोगों में F1, F2, F3 पीढ़ी तक का अध्ययन किया। ओके, और मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा निकाले गए आंकड़ों को संकलन किया और उसका ध्यानपूर्वक जो है विश्लेषण किया। ओके, और मेंडल ने कुछ लंबे पादप और कुछ बौने पादप के पुंकेसर को काट कर हटा दिया ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ओके, उसके बाद आता है प्रायोगिक पदार्थों का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल। ओके, प्रश्न उठता है कि मेंडल ने क्यों मटर के ही पौधों पर अपना प्रयोग किया, किसी और पौधों पर अपना प्रयोग क्यों नहीं किया। तो
इसका कारण है कि मटर का पौधा जो होता है यह एक वर्षीय पौधा है और इसकी लाइफ टाइम जो होती है कम समय की होती है, जिससे कम समय में हम कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। ओके, इसीलिए जो है मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। और बाकी पौधों का तो लाइफ साइकिल जो है बहुत बहुत दिनों का होता है। अगर दूसरे पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया होता तो उन्हें अपना परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत समय का वेट करना पड़ता। ओके, इसलिए जो है मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है एक वर्षीय होता है, तीन चार महीने में इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है और कम समय में कई कई लक्षणों का या कई पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया जाता है। ओके, इसलिए जो है मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। किसके लिए? परीक्षण के लिए या फिर संकरण के लिए। ओके, उसके बाद फिर आता है कि मटर का पौधा जो होता है उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी या द्विलिंगी। ठीक, उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि ऐसा पुष्प जिस पर मेल और फीमेल जननांग दोनों उपस्थित हों उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। और इसमें जो होता है स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओके, और उभयलिंगी को 2-3 नामों से और जानते हैं, उन सबको जान लीजिए ताकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आ जाए आपको फोड़ कर आना है। ओके, तो सुन लीजिए, देखिए ये आगे जो दिखाई दे रहा है, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पर होते हैं तो उस फ्लावर को या उस पादप को उभयलिंगी, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ओके, देखिए ये आगे दिखाई दे रहा है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आए आपको फोड़ कराना है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, और मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है और मटर में सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण या होमोजाइगस होते हैं। ठीक, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पादप शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। ओके, हाँ, उसके बाद फिर इसको भी देख लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन को कितने नामों से जानते हैं और इसका परिभाषा। ठीक, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को अगर आप जितने नाम से जाने जाते हैं सब नाम जानेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आएगा, आप आसानी से उसे सॉल्व कर देंगे, उसे फोड़ देंगे। ओके, तो इसमें भी देख लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन को कितने नाम से जानते हैं। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी, सेल्फिंग, ये जो है पांचों नाम सेल्फ पॉलिनेशन के ही हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ सकता है। ओके, जब एक पुष्प के पॉलन ग्रेन्स या परागकण उसी पुष्प के या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जुड़ते हैं या मिलते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑटोगैमी या सेल्फिंग कहते हैं। ओके, देखिए ये आगे दिखाई दे रहा है, इसे भी नोट करके रखिएगा क्योंकि एक डिफिनीशन को कई नामों से जाना जाता है और अगर सब नाम को आप जानते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे। ओके, तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मटर के पौधे को आसानी से पर परागण या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। ओके, तो उसके बाद हाँ, पर परागण के भी कई नाम हैं, इनको भी जान लीजिए। ओके, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य कराया जाता है तो इसे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जीनोगैमी, परनिषेचन, एलोगैमी आदि कहते हैं। ओके, तो देखा आपने कि
पर परागण को भी कई नाम से जानते हैं और इन नामों को भी आप नोट करके रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आए उसे फोड़ कर आना है। ओके, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है क्रॉसिंग मेथड। तो आइए इसमें देखते हैं। मेंडल ने मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले बौने पौधे के पुष्प को खोलकर उनमें से पुंकेसर को काटकर हटा दिया ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक, और इस प्रक्रिया को विपुंसन या फिर इमस्कुलेशन कहते हैं। ओके, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया। ठीक, मतलब एक हेडिंग हमको और तैयार हो गया कि पुष्प को खोलकर पुष्प के अंदर से पुंकेसर को काटकर हटा देने को विपुंसन या फिर इमस्कुलेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने बौने पादप के पुष्प को खोलकर उसके पुंकेसर को काटकर हटा दिया, उसके बाद लंबे तने वाले पौधे के परागकण को बौने तने वाले पादप के स्टिग्मा पर छोड़ दिया। ओके, इससे उस पादप में पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, पर परागण होने के बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने बौने तने वाले पादप के पुष्प को थैलियों में बांध दिया ताकि किसी अन्य माध्यम से कोई और परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर ना पहुँचे। ओके, अब अगली हेडिंग आती है एक संकर संकरण या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक फेनोटाइप की वंशागति का अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, मेंडल ने एक लंबे तने वाले मटर के पौधे को लिया और एक नाटे या बौने तने वाले मटर के पौधे को लिया। ठीक, बौने तने वाले मटर के पौधे से मटर के फूल को या पुष्प को खोल करके उसमें से पुष्प में से पुंकेसर को काटकर हटा दिया ताकि इसमें स्वपरागण ना हो, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। ठीक, उसके बाद जो है मेंडल ने लंबे तने वाले पौधे से पुंकेसर या फिर परागकण को बौने तने वाले मटर के पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर ले जाकर के छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद उसमें क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पर परागण हो जाता है। ठीक, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद उस नाटे या बौने पौधे से जो बीज प्राप्त हुए उसको मेंडल ने अपने बगीचे में बोया। ठीक, और जब उन सीडों को मेंडल ने अपने बगीचे में बोया तो उन्होंने देखा कि सब के सब जितने भी सीड थे सब के सब लंबे तने वाले पौधे उगे। ठीक, यानी कोई भी सीड जो है बौने तना वाला नहीं निकला, सब के सब जो है लंबे तने वाले पौधे बने। ओके, उसके बाद मेंडल ने जिन दो पौधों के बीच क्रॉस कराया था, मतलब एक नाटा पौधा एक लंबा पौधा, जो दोनों के बीच क्रॉस कराया था उसको मेंडल ने पैरेंटल जेनरेशन कहा। ओके, या फिर जनक पीढ़ी वाले पौधे कहा। ओके, और इस पैरेंटल जेनरेशन वाले पौधे को मेंडल ने पी वर्ड से इंडिकेट किया, यानी संकेत दिया कि मतलब पी वर्ड पैरेंटल जेनरेशन कहलाएगा। ठीक, मेरा कहने का मतलब है कि मेंडल ने पैरेंटल जेनरेशन के लिए पी संकेताक्षर शब्द का प्रयोग किया। ठीक, और पर परागण के बाद नाटे तने वाले बीज से जो पौधा उत्पन्न हुआ, जो पौधा ग्रो किया या फिर जो पौधे बने
उन्हें मेंडल ने प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे कहा, या फिर उसे सांकेतिक वर्ड में F1 से प्रदर्शित किया। ओके, अब मेंडल ने लंबे तने वाले पादपों की प्रथम संकर पीढ़ी का स्वपरागण करा दिया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। उसके बाद उससे जो सीड प्राप्त हुए वह F2 जनरेशन कहलाए। ठीक, उसमें पौधों की 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, यानी F2 जनरेशन में 3 लंबे पौधे और 1 नाटा पौधा या फिर बौना पौधा ग्रो हुआ। ओके, ये जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा है अभी इसके माध्यम से समझाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, और मेंडल द्वारा तृतीय पीढ़ी या फिर F3 पीढ़ी का अध्ययन करने से पता चला कि F2 पीढ़ी के सभी बौने पादपों का स्वपरागण कराने से बौने पादप का ही निर्माण होता है या बौने पादप ही बनते हैं। इससे स्पष्ट है कि बौने पादप बौनेपन के लिए शुद्ध हैं, किंतु लंबे पौधे में 1/3 शुद्ध लंबे पौधे और 2/3 अशुद्ध लंबे पौधे बनते हैं। ओके, F3 पादपों के अशुद्ध लंबे पादपों में शुद्ध लंबे अशुद्ध लंबे बौने पादप का अनुपात जो है 1:2:1 के अनुपात में है। ओके, अतः F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पादपों का अनुपात 3:1 है। तो आइए अब जो है फिगर के माध्यम से देखते हैं इन्हें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 पौधे लिए। ठीक, मटर के 2 पौधे लिए, उसमें से एक पौधा जो था वह लंबे तने वाला था, ए, देखिए ए। ठीक, और दूसरा पौधा जो था वह बौने तने वाला था। ठीक, और इन दोनों के बीच मेंडल ने क्रॉस कराया। ठीक, जिनके बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया मतलब लंबे तने वाला पौधा और बौने तने वाले पौधे को मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन या फिर पी पीढ़ी कहा। ठीक, लंबे तने वाले पौधे और बौने तने वाले पौधे के बीच जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो उससे जो संकर बीज बना या संकर सीड बना उसको मेंडल ने अपने बगीचे में बोया, और बोने के बाद उन्होंने देखा कि सभी के सभी जो हैं लंबे तने वाले पौधे उगे हैं, ग्रो किए हैं। ठीक, और इसे मेंडल ने F1 पीढ़ी कहा या फिर F1 जनरेशन कहा। ओके, देखिए, प्रथम पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराने पर लंबे तथा बौने पादप 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। ओके, जब मेंडल ने F1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन या फिर स्वपरागण कराया तो उन्हें जो है 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पादप प्राप्त हुए। ठीक, उसके बाद F2 जनरेशन में देखिए, स्वपरागण कराने पर F2 जनरेशन में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी के बौने पादपों से केवल बौने पादप प्राप्त हुए। जब मेंडल ने F2 जनरेशन में भी स्वपरागण कराया यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उसमें देखा कि बौने पादप से बौना पादप ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी के 1/3 लंबे पादप से केवल लंबे पादप प्राप्त हुए। ओके, और बौने पादप से बौने पादप प्राप्त हुए, और बाकी स्वपरागण कराने पर 2/3 लंबे पादपों से स्वपरागण कराने पर लंबे व बौने पादप जो है 3:1 के अनुपात से प्राप्त हुए। ओके, मेंडल द्वारा तृतीय संतति पीढ़ी का अध्ययन करने पर पता चला कि F2 पीढ़ी के सभी बौने पादपों में स्वपरागण कराने से बौने पादप बनते हैं। ठीक,
F2 पीढ़ी में ये जो बौना पादप है इसमें स्वपरागण कराने से बौने पादप बनते हैं। इससे स्पष्ट है कि बौने पादप बौनेपन के लिए शुद्ध हैं, किंतु लंबे पादपों में से 1/3 लंबे पादप के लिए शुद्ध थे। मतलब 1/3 इसमें से 1/3 जो है लंबे पादप लंबेपन के लिए शुद्ध थे। मतलब कि अगर लंबा पौधा है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो लंबा पादप बनेगा, ठीक। जबकि 2/3 अशुद्ध लंबे थे, और इसमें जो है 2/3 अशुद्ध लंबे थे। अशुद्ध लंबे का मतलब कि अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो 3:1 के अनुपात में पौधा जो है ग्रो करेगा। अब F3 पीढ़ी के अशुद्ध लंबे पादपों में शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादप 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए, ठीक। अतः पीढ़ी में लंबे और बौने पादपों में 3:1 का अनुपात वास्तव में 1:2:1 का अनुपात है, ठीक। एक शुद्ध लंबे, 2 अशुद्ध लंबे, 1 बौने। ओके, मैं जानता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसे आप लोग 2-3 बार पढ़िए। आगे जो है हम लोग मेंडल के एक संकर संस्करण का आधुनिकीकरण जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब इसमें देखिए इस फिगर में मेंडल द्वारा एक संकर संकरण प्रयोग से प्राप्त मटर की F2 संततियों के परिणाम, ठीक। देखिए यहाँ पर लक्षण या विशेषक, ठीक। F1 जनरेशन या फिर जनक, और यहाँ पर देखिए F1 लक्षणा प्रारूप यानी फिनोटाइप, ठीक। देखिए यहाँ पर F2 उत्पाद या फिर डोमिनेंट रेसेसिव, ठीक। और यहाँ पर कुल उत्पाद दिया है और वास्तविक अनुपात और गुणसूत्रीय स्थिति, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब मेंडल ने एक पीला सीड लिया और एक हरा सीड लिया, दोनों के बीच क्रॉस कराया तो पहले जनरेशन में सभी जो है पीले रंग के सीड प्राप्त हुए, ठीक। दूसरा संकरण क्या था कि एक जो है एक गोल सीड लिया और एक झुर्रीदार सीड लिया, दोनों के बीच क्रॉस कराया। अरे मतलब सीड के बीच क्रॉस नहीं होगा, मतलब पौधे के बीच क्रॉस होगा। जैसे गोल सीड वाला पौधा है और दूसरा जो झुर्रीदार पौधा है, ठीक, उन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो पहले जनरेशन में सभी जो है गोल सीड वाले ही पौधे हुए, ठीक। उसी प्रकार देखिए बात फिर पुष्प रंग का, देखिए एक बैगनी और सफ़ेद के बीच में क्रॉस कराया तो सभी बैगनी रंग, ठीक। बैगनी जो है डोमिनेंस है, ओके। उसके बाद पुष्प की स्थिति देखिए, एक अक्षीय पुष्प और एक अग्रस्त पुष्प, दोनों के बीच क्रॉस कराया तो डोमिनेंस कौन हुआ, मतलब F1 पीढ़ी में F1 जनरेशन में सभी अक्षीय पुष्प उगे, ठीक। उसके बाद फली में देखिए क्रॉस कराया गया, फली का रंग, एक फली का रंग हरा है और एक फली का रंग पीला, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो डोमिनेंस कौन हुआ, सभी F1 जनरेशन में सभी हरे फली प्राप्त हुए, ठीक। वैसे ही यहाँ पर देखिए फली का आकार, फली के आकार में एक फूली हुई फली और एक संकीर्ण फली, ठीक, दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो सभी डोमिनेंस कौन हुआ, फूली हुई फली। डोमिनेंस जो है सभी फूली हुई फली जो है वह डोमिनेंस है, मतलब संकीर्ण फली को F1 जनरेशन में दबा देती है, ठीक। उसके बाद वैसे ही एक लंबे तने वाले पौधे और एक बौने तने वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया तो सब जो है लंबे तने वाला ही पौधा प्राप्त हुआ, ओके। सीधे सीधे हम लोग बोले और बीज के आकार में एक गोल बीज वाला जो बीज पत्र है वह डोमिनेंस होगा
और ये झुर्रीदार बीज जो है ये रेसेसिव होगा। ठीक, उसके बाद पुष्प रंग में देखिए बैगनी रंग जो है डोमिनेंस है और सफ़ेद रंग जो है रेसेसिव है। बैगनी रंग सफ़ेद रंग को F1 जनरेशन या फिर F1 पीढ़ी में दबा देता है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए अच्छीय और अग्रस्त में अच्छीय जो है पुष्प की स्थिति डोमिनेंस होगी। उसके बाद फिर आगे हरा रंग जो है फली का रंग हरा जो है यह डोमिनेंस होगा और पीला जो है यह रेसेसिव होगा। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए फली का आकार, फली के आकार में फूली हुई फली जो है डोमिनेंस है और संकीर्ण जो फली है यह रेसेसिव है। ठीक, फिर पादप की लंबाई में देखिए लंबा पादप जो है वह डोमिनेंस है और बौना पादप जो है रेसेसिव है। डोमिनेंस और रेसेसिव जो है हम आपको बता चुके हैं। ठीक, और बाकी के ये सब जो हैं इन सबको आप देख लीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।